सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का दूसरा वीडियो है। अगर आपने आज के दिन का पहला वीडियो जो कि ये वाला वीडियो है रिसेंटली अभी अपलोड मैंने किया हुआ है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है डेफिनेटली जा करके देख सकते हो। आपको आई बटन पे इस वीडियो का लिंक मिल रहा होगा एंड वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको इस वीडियो का कार्ड भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमेंट रिक्वेस्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले 915 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 900 का टारगेट था, 915 हो चुका है। टारगेट जो है वो हिट हो चुका है। अब जो है अगला टारगेट वो आप गेस करो कितना होने वाला है। ओके, सो अगला टारगेट होने वाला है 1K, मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स। तो यार सब्सक्राइब करो, और 85 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कमेंट रिक्वेस्ट पे वीडियो होने वाला है। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक में कोई डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो एंड हमें बता सकते हो। जस्ट सपोज अगर आपका कोई XYZ स्टॉक है, आप लिख सकते हो मुझे XYZ स्टॉक में डाउट है, इसके मुझे फंडामेंटल्स जानना है, टेक्निकल जानना है, बिजनेस जानना है, तीनों ही जानना है। सिर्फ बिजनेस एंड फंडामेंटल जानना है, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जानना है, मतलब जो आपको जानना है, आपका जो भी पर्सनल यूनिक क्वेश्चन है, आप जस्ट उसे पुट कर देना। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का नाम मत लिखना, उसके आगे पीछे आपको क्या चाहिए वो भी आप ज़रूर से लिखना। सो आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये देख सकते हो कमेंट रिक्वेस्ट आया हुआ है। इन्होंने कहा है एक्सेल पॉलीमर्स का फंडामेंटल बिजनेस देखो। मुझे सही लग रहा है 5x हो सकती है, और चार्ट भी सही लग रहा है। तो इनका कहना ये है कि एक्सेल पॉलीमर्स जो है, यहाँ पे इसके बिजनेस एंड फंडामेंटल्स को देखा जाए। एंड बाकी 5x के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, और क्यों बताना चाहूँगा बताऊँगा ठीक है, वो भी बताऊँगा। बट ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही, कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में किसी भी तरह का। मैं कोई भी बाइंग सेलिंग या स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, किसी भी तरह का कॉल टिप नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आपको इन सब चीज़ों से बच के भी रहना चाहिए, एंड प्लस मैं भी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने हिसाब से आप एनालाइज़ करो, देखो, बिज़नेस देखो, फंडामेंटल देखो, टेक्निकल देखो। इन सब को देखने के बाद अगर आपको सही लगता है फिर आप इन्वेस्ट करो। फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप ज़रूर पूछो। सो ये है डिस्क्लेमर, एंड इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मार्केट कैप इसका देख लो, 43.5 करोड़ का मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप से भी छोटी कंपनी है। मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, मतलब लिख तो माइक्रो कैप ही देता हूँ, मतलब माइक्रो कैप ही है, बट बहुत छोटी कंपनी है, बहुत ही, मतलब इतनी छोटी कंपनी को मैंने आज तक कभी चैनल पर एनालाइज नहीं किया हुआ है, मतलब वीडियो कभी नहीं बनाया हुआ है इतनी छोटी कंपनी का। सो हाँ, वीडियो में ये पहली बार होने वाला है। इतनी छोटी कंपनी, सिर्फ और सिर्फ 43 करोड़ की कंपनी है, मतलब यहाँ पे 50 करोड़ की भी कंपनी नहीं है। सो ठीक है, बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था 5x इन्होंने लिखा है, ठीक है। पहली बात तो अगेन, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। तो देखो यार, ये 5x होगा नहीं होगा ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। और ऑब्वियसली अंदाजा लगा सकता हूँ। देखो अगेन, कोई आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बता सकता कि यार यहाँ से ये 5x होने ही वाला है, आप लिख के ले लो। ये सब गाइस फिजूल की बात है, ठीक है। यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप कह सकते हो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है होगा, लेकिन आप ऐसा कह दोगे कि ये होने ही वाला है, कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हो गया अच्छी बात है, बट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पे चलता है। ये मार्केट ऐसे रैंडमली कॉल टिप्स पे नहीं चलता है। ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपने कहा 5x हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये अगर कंपनी चली तो ये 5x नहीं, आपका ये 100 गुना भी हो सकता है, 100x भी हो सकता है। आप बोलोगे यार कैसे 100x हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 10x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है, 100x भी हो सकता है, 200x भी हो सकता है, और उसी के साथ साथ ये जो है 4 करोड़ भी जा सकता है, मतलब यहाँ पे आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, मतलब 100x कैसे? अब देखो, अगर ये 100x हुआ तो कितना करोड़ का मार्केट कैप होगा? 4350 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो लगभग 4500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, उससे भी थोड़ा कम, 4350 करोड़ का मार्केट कैप जब इसका होगा। और ऑब्वियसली 4000 करोड़ का मार्केट कैप एक छोटा मार्केट कैप ही होता है। अगर ये 4000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा तो भी ये कंपनी स्मॉल कैप ही रहेगी, बट आपका पैसा 100 गुना हो चुका होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे, ठीक है, मैं 100x का बात नहीं करता हूँ, मैं चलो 50x का ही, मैं जस्ट 10x का बात करता हूँ, ठीक है। अगर ये कंपनी 435 करोड़ की हो गई, जो कि ऑब्वियसली एक माइक्रो कैप ही होगा, बस मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है वो इंक्रीज हुआ है, 400 करोड़ का मार्केट कैप अगर इसका हो जाता है,
तो आपका पैसा 10 गुना हो चुका है, लेकिन कंपनी अभी भी माइक्रो कैप है। तो आप समझ रहे हो, जितनी छोटी कंपनी आप पिक करोगे उस कंपनी को, अब देखो यार ऑब्वियस सा बात है, आपको भी शायद ये चीज़ पता होगा कि 10,000 करोड़ तक 10,000 करोड़ का मार्केट कैप तक जाने में कंपनी को कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं आता है, क्योंकि तब तक जो है काफ़ी मार्केट जो है खाली रहता है, काफ़ी मार्केट एक्वायर करने के लिए रहता है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। 10,000 करोड़ मार्केट कैप के बाद जो है कंपनी का ग्रोथ कुछ हद तक जो है अफेक्ट होता है, क्योंकि एक बात तो मार्केट कैप बड़ी हो चुकी है, कंपनी सबके नज़र में आने लगेगी अगर कंपनी जो है बढ़ेगी इतनी स्पीड से, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली अब इसका मतलब ये नहीं है कि 435 करोड़ जो है वो आपका कल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर कंपनी अच्छा रिटर्न्स देगी, अच्छा परफॉर्मेंस देगी, तो कंपनी सबके नज़र में आएगी। कंपनी सबके नज़र में आएगी तो कॉल टिप आएँगे, ऑपरेटर्स आएँगे, सब कुछ होगा, ठीक है। तो इसीलिए 7-8 हज़ार करोड़, 5,000 करोड़ तक जाना बहुत आसान होता है। आप सबके नज़रों से चुप-चुप करके जा सकते हो। बट जैसे ही मार्केट कैप 6, 7, 8 या उससे भी ज़्यादा लगभग 10,000 के अराउंड आ जाता है। अराउंड मतलब 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, अराउंड चला जाता है। उस टाइम पे जो है प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक जो है नज़रों पे चढ़ जाता है, सब लोग उसको देखने लगते हैं, ट्रैक करने लगते हैं। कोई उसको बेचता है, कोई खरीदता है, तो इससे क्या होता है जो है स्टॉक डिस्टर्ब्ड रहता है हल्का-सा। ख़ैर कभी और बात करेंगे और डिटेल में, लेकिन हाँ, मैंने फिर भी काफ़ी डिटेल में आपको ये चीज़ बता दिया कि क्यों जो है यहाँ पे आपके 5x नहीं, आपके 10x, 15x, 20x, 100x तक रिटर्न बन सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे जिस हिसाब से जो जितना आपको आसान लग रहा है यहाँ पे 100x बताना, 10x बताना, उतना ही आसान इसका ज़ीरो होना भी है, क्योंकि बहुत रिस्की कंपनी है। जितना छोटा मार्केट कैप में आप जाओगे, आपको उसका मैनेजमेंट पता नहीं रहेगा, बिज़नेस उतना अच्छा से पता नहीं रहेगा, उतना एक्सप्लेन्ड नहीं होगा बिज़नेस। और उतना अच्छा से आप कह सकते हो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कमी रहेगी, थोड़ा ट्रांसपेरेंट कम रहेगा। उसके साथ मैनेजमेंट का बैकग्राउंड कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है वो आपको नहीं पता होगा। मैनेजमेंट सही है या नहीं है, सही है इन द सेंस कि क्या उसका ऑपरेटर के साथ कोई ऐसा तो नहीं है कि यार ऑपरेटर के साथ उसका कुछ जान-पहचान है और ये वो हो मतलब फिर स्टॉक मैनिपुलेशन एंड ये सब कुछ होने वाला है। क्या वो कुछ डेटा मैनिपुलेट तो नहीं करती है? क्या ऑपरेटर्स जो हैं मतलब ऑपरेटर नहीं, क्या प्रोमोटर्स जो हैं वेल क्वालिफाइड एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस, वो सब आपको नहीं पता लगेगा, मैनेजमेंट के बारे में आपको कम पता रहेगा। और इन सब चीज़ों की वजह से जो है इतने कम मार्केट कैप में मैं नहीं आना चाहता हूँ पर्सनली। क्यों? अगेन मैंने बता दिया। एंड तो किस मार्केट कैप, तो अगेन वही बात है, जब तक आप जानते हो मैनेजमेंट के बारे में वेल एंड गुड। लेकिन हाँ, मैं नॉर्मली नॉर्मली मैं स्मॉल कैप तक आता हूँ। मैं माइक्रो कैप्स में ज़्यादा नहीं आता हूँ। माइक्रो कैप्स में एनालाइज़ करता हूँ, बट पर्सनली मैं उतना माइक्रो कैप में नहीं जाता हूँ। क्यों? अगेन वही बात, क्योंकि आपको ट्रांसपेरेंसी की कमी महसूस होती है, मुझे तो महसूस होती है। ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी कमी महसूस होती है, डेटा अवेलेबल नहीं होता है ज़्यादा, इसी वजह से मैं स्मॉल कैप तक हाँ, 1000, 1500 करोड़ 700-800 करोड़ तक भी चल जाता है, क्योंकि 700-800-900 करोड़ तक, लेकिन हाँ, उससे कम 300, 400, 200 करोड़ इस तरह की कंपनी से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। ख़ैर, ये मेरा व्यू पॉइंट था और ये टोटल मैंने आपको एक थ्योरी बताया। अब अगेन बहुत लोगों ने स्किप भी करा होगा। अब इसका स्किप करने से कोई ये नहीं है मतलब कि आपका लॉस होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको ओवरऑल बताया हुआ है कि इस मार्केट कैप में प्रॉब्लम्स क्या होती है, ठीक है? जो कि ओवरऑल है, ओवरऑल प्रॉब्लम्स है। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं पर्सनली इसी कंपनी के बारे में ही बोल रहा हूँ या इसी कंपनी को टारगेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, मतलब अगर कोई और स्टॉक है जिसका मार्केट कैप इसी तरह से 50 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़ है, तो उसमें भी आपको यही सब चीज़ें देखने मिलेंगी। चलो, बहुत बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स, बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी क्या बनाती है। कंपनी जो है कंपाउंड्स, ब्लेंड्स, अलॉयज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके बाद स्पेशलिटी एंड कमोडिटी पॉलीमर्स, ये सब चीज़ें कंपनी बनाती है। और प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं एंड साइड में लिखा भी हुआ है क्या क्या चीज़ है, तो वो आप देख सकते हो। ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। टॉल कंपाउंडिंग यहाँ पे देख सकते हो, कंपनीज जो है कंपनी का जो है टॉल एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। रेजिन प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्पेशलिटी कंपाउंड्स एंड ये सब चीज़ का ब्रांडेड अंडर देयर ओन नेम, और जिसके कुछ एसोसिएट्स के नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
और उसके साथ ही कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लिखा हुआ है 14,000 मैट्रिक टन पर एनम। सर्विस ऑफर्ड, अब कंपनी कुछ सर्विस भी ऑफर्ड करती है, क्या सर्विस ऑफर करती है अगेन आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। मैं ज़्यादा इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली सामने मैं स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जो मैंने आपको थ्योरी बताया उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है, इसलिए मैं बिज़नेस को और बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। बट हाँ, आप देख सकते हो सर्विसेज़ यहाँ पे रीड कर सकते हो और क्या-क्या चीज़ें ये करती है। मर्जर आप यहाँ पे देख सकते हो, धारा पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अमलगमेशन हुआ था एक्सेल पॉलीमर्स लिमिटेड का, और यहाँ पे देख सकते हो बाकी लिस्टेड ऑन बीएसई ये वो। रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो ये चीज़ आखिरी में लिखी हुई है, थोड़ा पहले का भी है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 की बात हो रही है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है जो मैंने आपको ये वाला जो दिखाया था, डी प्लेन, डी प्लॉन, डी नॉर, ये सब कुछ, इससे जो है रेवेन्यू आता है 97%, मतलब कंपनी का ज़्यादातर, मतलब आप कह सकते हो पूरा ही रेवेन्यू उसी से आता है। बहुत कम रेवेन्यू आता है सर्विस से। अब सर्विस कौन-सा, मैंने जो ये आपको दिखाया था सर्विसेज़ ऑफर्ड, इससे कंपनी का 3% रेवेन्यू आता है। तो ये इसका है पूरा बिज़नेस। बाकी और भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो एनुअल रिपोर्ट है क्या इसका? हाँ, बिल्कुल है। एनुअल रिपोर्ट ये सब आप रीड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं एंड फंडामेंटल्स पे चलते हैं। सबसे पहले क्वार्टर्स अगर आप देखोगे तो क्वार्टर्स में देखो वॉलेटिलिटी तो इसमें रहेगी, आप इस चीज़ को लिख के रख लो। जैसे कंपनी जो है थोड़ी बड़ी होती है, 500 करोड़, 700, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 ऐसे करके जो बढ़ती है, कंपनी के सेल्स में और प्रॉफिट्स में जो है कंसिस्टेंसी आपको देखने मिलेगी। अब जैसे ये जो है अंडर 50 करोड़ का कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। तो यहाँ पे देख लो जून 22 जून 23 सेल्स जो है 18 से 25 इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ से 1.5 करोड़, बहुत अच्छी बात है। मार्जिन जो है 5.5 से 6% के आसपास जा चुका है, बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट जो है 26 लाख से 62 लाख के आसपास जा चुका है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ रिजल्ट्स, सेल्स भी इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल तो क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और अगर आप देखोगे ईपीएस, तो ईपीएस तो लगभग डबल हो चुका है। 31 पैसे का ईपीएस लगभग जो है 73 पैसे का हो चुका है। एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले सेल्स देखते हैं नंबर वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9.27, फिर 9 करोड़ के बाद 7, 5, 16, 18, 21, 26, 24, 22, फिर 48, फिर 72, मतलब 72, 48, 72, 85, 92। ठीक है, बहुत लोगों को अब यार हिंदी में कन्फ्यूज़न होता है तो मैंने इंग्लिश कर दिया, तो जो भी है। यहाँ पे अभी जो है टीटीएम का अगर अगर मैं हटा के बताऊँ तो 85 करोड़ का जो है सेल्स है। और अगर आप देखोगे पहले कितना था, 9 करोड़ था, 9 से 85, मतलब लगभग आप कह सकते हो 10 गुना, ठीक है। 9 इंटू 10 90 होता है, 85 है, लगभग 10 गुना मैं मान करके चलता हूँ। 10 गुना जो है यहाँ पे सेल्स बढ़ चुका है, और ये भी कम से कम 12 सालों में शायद, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 9 करोड़ के बाद क्या हुआ, 7 करोड़, 5 करोड़ सेल्स में ड्रॉप। उसके बाद क्या हुआ, 16, 18, 21, 26 सही चल रहा था। फिर यहाँ पे 24, 22 सेल्स में ड्रॉप। फिर यहाँ पे 48, 72, 85। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी की आपको कमी महसूस होगी, थोड़ा चलता है फिर गिरता है फिर उठता है फिर चलता है। बट एट द एंड सेल्स आप देखो 10 गुना हो चुका है, कितना भी गिरे, कितना भी इधर जाए उधर जाए, 2 साल 3 साल कुछ एक ही जगह पे घूमता फिरता रहे, लेकिन एट द एंड कंपनी बढ़ती है, सेल्स बढ़ाती है, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे कंपनीज का भी ये नहीं होता है कि यहाँ पे जो है सेल्स यहाँ से यहाँ तक सेल्स आ जाता है, 10-12 साल पार हो जाते हैं, सेल्स जो है वो 2 गुना 3 गुना होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग 10 गुना हो चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड अगेन मैं एक चीज़ बता दूँ, 10 गुना बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है? बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती है, एंड मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज़ को जो 10 नहीं, इनफैक्ट 10, 15 या 20 गुना तक भी जाता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि 10 गुना मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ, 10 गुना इज़ अ प्रिटी डिसेंट मल्टीपल। उसके बाद अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो पहले 6 लाख था, उसके बाद माइनस में गया, फिर नेगेटिव हुआ, फिर उसके बाद 12 लाख हुआ, 15, 22, 23, फिर 50 के आस-पास हुआ, फिर यहाँ पे 9 लाख हो गया आप देखो, फिर यहाँ पे लगभग 66 हो गया, फिर 92 हो गया, फिर 1 करोड़ 18 लाख हो गया, अभी 1.5 करोड़ के आसपास है। अगर आप प्रॉफिट्स के नंबर देखोगे बहुत छोटे नंबर्स हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट्स के नंबर लगातार इंक्रीजिंग है। पहले यहाँ पे कुछ साल कंपनी ने जो है थोड़ा स्ट्रगल किया था, 3 साल के आसपास, उसके बाद कंपनी के नंबर्स बढ़ते गए, और उसके बाद जो है एक बार यहाँ पे एक ड्रॉप आया, फिर उसके बाद नंबर्स लगातार बढ़ते गए। मतलब अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पे 12 लाख है, इंटू 10 करो तो कितना हो जाएगा, 1.2 करोड़, ठीक है। 1.2 करोड़ मतलब 12 लाख इंटू 10 मतलब हो गया 1 करोड़ 20 लाख।
और यहाँ पे देखो कितना हो गया 1 करोड़ 18 लाख। तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट भी लगभग जो है वो 10 गुना हो चुका है। कहाँ से? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 सालों में या 8 सालों में आप कह लो 8 सालों में नेट प्रॉफिट 10 गुना हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। एंड अगेन वही बात है, कंपनी फिर भी काफ़ी कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ती भी है, कंपनी एक जगह पे रुकती नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं नंबर्स के बारे में बात करूँ तो देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है 28%, 26%, 55%, 25% चारों ही नंबर्स बहुत अच्छे हैं। सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है एंड मैंने आपको दिखाया भी यार, नंबर वाइज मैंने आपको दिखाया कि सेल्स ग्रोथ कितना अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ 17% थोड़ा कम है, 39%, 136%, 70% ओवरऑल बहुत अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, टॉप लाइन से ज़्यादा बॉटम लाइन बढ़ता है, ये भी अच्छी बात है। तो ये दोनों तो बहुत अच्छे हैं। अब मेन बात आता है आरओई पे। ओके, सो यहाँ पे आरओई को स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आरओई वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सस्पेंस बनाना बनता है। लेकिन हाँ, मज़ाक से हट के लेकिन एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे। जो छोटी कंपनीज़ होती है, जो यहाँ पे जिसका मार्केट शेयर बहुत कम होता है, उसको बढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। अगर मैं बोलूँ सॉरी, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कंपनी 28% जो ये ग्रोथ कर रही है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड एक्चुअली बहुत अच्छा है। बट अगर आप यही 28% रिलायंस को करने बोल दो तो उसके पसीने निकल जाएँगे। मतलब मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई भी स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट हाँ, 28% ग्रोथ अगर आप रिलायंस को करने बोल दोगे, तो रिलायंस चिंता में पड़ जाएगी, आखिर होगा कैसे? क्योंकि उसका मार्केट शेयर ही इतना बड़ा हो चुका है। अगर आप बोलोगे एशियन पेंट्स, टीसीएस, इन सबको बोलोगे 28% का आप ग्रोथ करके दिखाओ, ठीक है? 28%, 30% का ग्रोथ करके दिखाओ। वो बोलेगी हमारे से नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि उनका मार्केट शेयर ही इतना हो चुका है। आप एशियन पेंट्स को सोचो, अगर वो उनको आप बोलोगे ग्रोथ करने के लिए 28%, तो वो सोचेंगे मैं किसको बेचूँ? पूरा इंडिया तो उन्हीं का सामान खरीद रहा है, ज़्यादातर मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम इंडिया तो उन्हीं का सामान बाय कर रहा है और किसको वो सामान बेचे? तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इन कंपनीज़ को अपना मार्केट शेयर गेन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन हाँ, उन कंपनीज़ को बहुत प्रॉब्लम होता है एंड क्यों मैंने आपको बता दिया। एंड इसी वजह से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ करना बहुत आसान है। कंपैरेटिवली मैं रिलायंस को क्यों सामने ला रहा हूँ, रिलायंस तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे 1 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैप ले लूँ ना, उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है 28%, बहुत नहीं, लेकिन हाँ, उनको भी प्रॉब्लम होती है 28% का ग्रोथ करने में, 30% का ग्रोथ करने में। 1 लाख 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप जिनका होता है। लेकिन ये कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, इसलिए 28% का ग्रोथ करना कंपनी के लिए कुछ नहीं है। पहली बात ये हो गई। अब आरओई वाली बात सुनो। आरओई वाली बात क्या है? यहाँ पे इसकी आरओई बहुत कम है। 9% का आरओई इज़ लाइक नथिंग, ठीक है? यहाँ पे आरओई इसका बहुत कम है। अब देखो आरओई कम होता है क्योंकि यार छोटी कंपनी है, तो एक रीज़न ये भी है, बट मेन रीज़न ये नहीं है। अब जो भी रीज़न है, ठीक है? रीज़न के बारे में बात नहीं करेंगे, जो भी रीज़न है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर आरओई कम है, ठीक है? अगर आरओई यहाँ पे कम है, तो कंपनी को ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। आप कहोगे यार यहाँ पे तो कंपनी को ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आराम से कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आरओई, समझना इस चीज़ को, अगर आरओई इसी तरह से रहती है, तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ इस तरह से नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि सेल्स ग्रोथ 2 साल, 3 साल, 5 साल इसी तरह रहे, इनफैक्ट ज़्यादा भी हो सकता है। बट एट द एंड सेल्स ग्रोथ कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आरओई नहीं आ रहा है। एंड जैसे मैंने कहा था, छोटी कंपनी को सेल्स ग्रोथ करना मतलब, आप खुद सोचो, अगर कंपनी 10 लाख का सामान बेचती है, अगले क्वार्टर में या फिर मैं कह लूँ अगले साल कंपनी को 20 लाख का सामान बेचना है, ये बहुत आसान लगता है सुनने में, 10 लाख से 20 लाख करना है, ठीक है, पॉसिबल लगता है। अगर मैं कहूँ कंपनी 10,000 करोड़ का सामान बेचती है और अगले साल कितने ज़ीरो लग गए? 1 सेकंड ओके। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल कंपनी 10,000 करोड़ के सामान बेचती है एंड अगले साल मैं बोल दूँ आपको 20,000 करोड़ के सामान बेचना है। तो ये प्रैक्टिकली बहुत-बहुत मुश्किल है, ठीक है? ये बहुत मुश्किल है। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ग्रोथ करना भी काफ़ी आसान है, इसी वजह से कम आरओई में भी ग्रोथ हो पा रहा है। बट जैसे-जैसे यहाँ पे जो है ग्रोथ और आगे बढ़ता जाएगा, आरओई में प्रॉब्लम अगर इसी तरह से रहा, अगर आरओई नहीं बढ़ा, तो यहाँ पे ग्रोथ कम होना है, कंपनी फिर फँस जाएगी। कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी क्योंकि आरओई क्या होता है? आप जो इक्विटी पे जो रिटर्न आ रहा है, अगर आप ग्रोथ कर रहे हो एंड आपकी इक्विटी पे रिटर्न नहीं आ रहा है, आप फिर क्या करोगे? आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, वो चीज़ है। खैर, यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 केस हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ग्रोथ अगर मान लो इतना है, ठीक है? तो उस हिसाब से आरओई को भी इतना होना होगा, ठीक है? इतना या फिर मतलब जो भी हो एक हिसाब से, मतलब एक रेशियो में होना होगा। अगर ग्रोथ इतना है एंड आरओई इतना सा है,
तो या तो ग्रोथ को कम होना होगा या तो आरओई को बढ़ाना होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज होगा। अगर कंपनी आरओई बढ़ाती है देन वेल एंड गुड। अगर कंपनी ग्रोथ अगर आरओई नहीं बढ़ा पाती तो ग्रोथ अपने आप ही आप देखोगे कुछ ना कुछ इधर उधर होकर के ग्रोथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये चीज़ है एंड यही मुझे एक बहुत नेगेटिव पॉइंट लगा इसमें कि आरओई इसमें बहुत कम है। और उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो देखो रिजर्व्स जो हैं यहाँ पे पहले नेगेटिव में रिजर्व्स थे, अब जो रिजर्व्स पॉजिटिव में आने लगे हैं एंड 5 करोड़ का रिजर्व है, 25 करोड़ की बोरोइंग है। आप सोचोगे यार 5 करोड़ के रिजर्व्स, 25 करोड़ की बोरोइंग। उसके बाद अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है 18 करोड़ की है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है लगभग 6.5 करोड़ का है। तो बोरिंग्स तो डिवाइडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, बोरिंग्स ज़्यादा हैं। और अगर आप छोटे कंपनीज में इस तरह से माइक्रो कैप्स में या इस तरह के 40-50 करोड़ की कंपनी को देखोगे तो उसमें बोरिंग होगा ही, क्योंकि कंपनी जो है आप ऐसा सोचो कि कंपनी के पास पैसे होंगे तब ना कंपनी आगे जाएगी। एंड यहाँ पे वही बात है कि कंपनी ग्रोथ कर पा रही है क्योंकि बोरिंग्स कंपनी के पास अभी अच्छे खासे हैं, इसीलिए कंपनी ग्रोथ कर रही है। लेकिन अगर आरओई नहीं आएगा, तो अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर कंपनी जो है फंस जाएगी। अगेन वही बात आती है ना? तो इसीलिए या जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ और आरओई, ठीक है? अब अगर ग्रोथ ज़्यादा हो गया, आरओई कम रह गया, तो दोनों में से किसी एक को जो है या तो ऊपर जाना होगा या तो नीचे आना होगा। इक्वल के आस-पास उनको आना होगा, तब जो है आगे बात बढ़ पाएगी। और अगर ग्रोथ कम होता है तो कंपनी फँसेगी और अगर आरओई बढ़ता है तब तो सब ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर मैं बैलेंस शीट में आगे देखूँ तो और कुछ नहीं है, सीडब्ल्यूआईपी कुछ नहीं है, अभी तो सब ज़ीरो ही है। एंड हाँ, बोरिंग ज़्यादा है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, कंपनी की बोरिंग ज़्यादा है, मैं खुद बोल रहा हूँ। बट अगेन अगर कंपनी से मैनेज करती है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ठीक है, ऐसे भी बोरिंग आपको ज़्यादा मिलेगी, जैसे-जैसे कंपनी बड़ी होती है वो बोरिंग्स को मेंटेन करते हुए चलती है आगे। और वैसे भी जैसे मैंने बताया कि ये जो है शॉर्ट टर्म बोरिंग है 18 करोड़ का, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं, लॉन्ग टर्म बोरिंग में प्रॉब्लम आता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग कम है तो उसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे पहले जो है प्रोमोटर्स के पास बिल्कुल भी शेयर नहीं था, उसके बाद उन्होंने बाइंग करी और अभी जो है अराउंड 62% के आसपास जो है प्रमोटर होल्डिंग है। अगेन यहाँ पे मुझे लगता है कि 62% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा कम है। ऑब्वियसली मैं जैसे कहता हूँ कि स्मॉल कैप्स माइक्रो कैप्स में तो 70% के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगेन वही बात, अगर यहाँ पे 65 के ऊपर भी मुझे मिलता तो मैं बोलता चलो ठीक है। लेकिन हाँ, 62% मुझे थोड़ा कम लगता है। और पब्लिक के पास अगर देखोगे 37% का होल्डिंग है। एंड ऑब्वियसली इतने छोटे कंपनीज में आपको एफ आई आईज और डी आई एस तो देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ एच एन आईज, दो एच एन आईज के पास है लगभग। यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ तो 2.5% के आसपास। अगर मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, चलो 3 मान लेते हैं, ठीक है, 3 मान लेते हैं। अगर 3 में यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो लगभग 35%, ठीक है, 35% पब्लिक के पास है। एंड मुझे लगता है पब्लिक के पास भी शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगर मैं ऐसे भी देखूँ तो मैंने देखा है कि जितने छोटे कंपनीज़ होते हैं, उसमें शेयर होल्डिंग में थोड़ा ऊपर-नीचे होता ही है। मतलब शेयर होल्डिंग उतना ज़्यादा परफेक्ट आपको नहीं मिलता। बट ठीक है, जो भी है। एंड अगर आप मुझे माइनस प्लस कुछ कहोगे बोल देने के लिए, तो मैं कहूँगा शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे अच्छा नहीं लगा। पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग है और कम होना चाहिए और आगे नहीं पता क्या होगा। बाकी हाँ, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे पूछोगे तो मैं सेल्स ग्रोथ को पॉजिटिव पॉइंट दूँगा, ये भी पॉजिटिव पॉइंट दूँगा। बट हाँ, आरओई मैं नेगेटिव पॉइंट दूँगा। तो बस यार फंडामेंटल्स हो गए। और इन्होंने जो है कमेंट कहाँ गया? ये रहा। तो इन्होंने जो है बस बिज़नेस एंड फंडामेंटल्स के बारे में ही कहा था। अगर आप टेक्निकल्स भी देखोगे एक नज़र, तो देखो स्टॉक जो है फँसा हुआ है अभी के लिए और एक ही जगह पे ऊपर नीचे किए जा रहा है। और अगर आप उससे पहले का चार्ट देखोगे तो कुछ इस तरह का चार्ट है। बाकी अगेन वही बात है कि इतनी छोटी कंपनी है, तो इतने छोटे कंपनी में टेक्निकल्स का कुछ वैसा होता नहीं है, ठीक है। मतलब थोड़ा बड़ा कंपनी होता है, थोड़ा मूवमेंट होता है तो टेक्निकल्स में ये भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है थोड़ा-सा। बट हाँ, ये बहुत छोटी कंपनी है, तो ठीक है, जो भी है। एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड अगर आपको कोई डाउट है ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।